नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ईरान पर। ईरान में इस समय बहुत ही खराब सिचुएशन स्थिति है। 12 दिनों से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। अब तक 42 लोग मारे गए हैं उस आंदोलन में। और इस बारे में बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब। रक्षा और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं ये और बहुत ही बड़े जानकार हैं। सोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, हिंदुस्तान पोस्ट के इस कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में। जय हिंद महेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, हमारी पहली मुलाकात है, बातचीत हो रही है, आगे भी हम सिलसिला जारी रखेंगे। सर, हम बात कर रहे हैं ईरान के हालात पर, ईरान की स्थिति पर। ईरान में बहुत ही बुरी स्थिति है और 12 दिनों से लगातार वहाँ के 100 शहरों में दंगे फसाद, हिंसक आंदोलन हो रहे हैं और 42 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे सर, क्या असर पड़ सकता है भारत पर, और वहां पर क्या ये कब तक रुक सकता है या क्या उसका अंजाम हो सकता है? महेश जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में बताया जाता है कि अगर किसी घर के अंदर दिक्कत हो या प्रॉब्लम्स हो तो बाहर के लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। किसी भी देश में जहां पे अंदरूनी अनरेस्ट होता है, अंदरूनी तनाव होता है, उस देश की गलतियां अपनी होती हैं। चाहे नेपाल लें, बांग्लादेश लें, पाकिस्तान लें या अब ईरान लें या वेनेजुएला लें। अगर हम ईरान के मुद्दे पे बात करें जी, 1979 तक ईरान दुनिया का सबसे मॉडर्न देशों में से एक माना जाता था। लेकिन जब वहां पे कट्टरवादी जिहादी मौलवी ने वहां पे ये बात फैलाई कि हमें यहाँ पे शरिया कानून लाना चाहिए, हमें ये आधुनिक चीजों से दूर रहना चाहिए, तब तो ईरान की प्रजा ने, जनता ने उनका दिल खोल के स्वागत किया। उनको ये नहीं पता था कि उनकी हां में हां करके वो अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। और देखिए, जो देश इतना आधुनिक था, इतना मॉडर्न था 1979 तक, आज उस देश की क्या हालत हो चुकी है। तो पहली चीज तो किसी देश की अपनी गलत नीयत और नीतियां होती हैं और तभी उस देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ईरान में जब से 1979 से ये जिहादियों ने वहां पे सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने नागरिकों के जितने राइट्स थे, जितने उनके हक थे, सारे छीनने शुरू किए। उनपे 1000 पाबंदियां लगाई, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये खाना, ये नहीं खाना। और आज हालत वहां पहुंच चुकी है कि 12 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और प्रदर्शन ये पहली बार नहीं हो रहे हैं, ये प्रदर्शन पहले भी कई बार हो चुके हैं 1979 से, लेकिन वो हल्के थे बनस्पत जो इस बार हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि इस बार ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? हुआ ये महेश जी कि पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, जो कि 12 जून से 25 जून 2025 को हुआ, तो जिस तरह से इजराइल ने ईरान में क्षति पहुंचाई, तो उसे अपने नुकसान को पूरा करने के लिए ईरान को पैसा लगाना पड़ा। उसका इतनी बिल्डिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था, सेना को इतनी क्षति पहुंची थी। अब जिस देश पे ऑलरेडी आर्थिक प्रतिबंध इतने थे 1979 के बाद, उसे एक युद्ध का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और इसका जो डायरेक्ट एक नतीजा हुआ वो ये हुआ कि उसकी प्रजा के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता गया। यहां तक दबाव बढ़ गया कि एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 14 लाख रियाल तक पहुंच गई, यानी कि कागज का भी कोई मूल्य नहीं रहा वहां पे। और लोगों में इतना आक्रोश हो गया क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो आक्रोश है ये सड़कों पे आ गया। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, किसी भी इंसान को अगर मात देनी हो तो उसको सबसे बड़ी मात होती है आर्थिक चोट। आप किसको थप्पड़ मारिए, वो 1-2 दिन में भूल जाएगा, माफी मूफी मांग के खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन किसके पेट पे अगर कोई लात मारता है, किसी इंसान को खाने और पीने के लिए तड़फाता है,
वो तड़फ सबसे सबसे कठिन तड़फ होती है, और यही चीज ईरान में हो रही है, जहां आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, और हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि आवाम वहां पे सड़कों पे आ गई है। जी, चौधरी साहब, वहाँ तो इसी वजह से आंदोलन भी हो रहे हैं कि वहाँ के जो रियाल है, जो रुपया अपने भारत में चलता है, उस तरह से वहाँ के जो करेंसी है, वो उसका इसके दर में इतनी गिरावट बढ़ी आई, महंगाई आसमान छू रही है, दवाएं जो है लोगों की पहुंच से बाहर है, मतलब पूरा एकदम वहाँ के लोगों के लिए हेल बन गया, एक तरह से नर्क की स्थिति पैदा हो गई, और नतीजा परिणाम है कि लोग सड़क पर हैं। अब वो वहाँ पे धार्मिक शासन है, सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये तो लोगों की मांग थी, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना जरूरी है, तो अब क्या मुसीबत आ गई कि उनको हटाने की डिमांड इतनी बढ़ गई है, मांग इतनी बढ़ गई है कि लोग सड़क पर आ गए हैं और उनको हटाने की मांग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। महेश जी, देखिए, जब हम घर में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में कोई चीज बनाते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर जब चीज बनती है तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। अगर उसका प्रेशर रिलीज वाल्व काम नहीं करता है और साथ साथ में प्रेशर नहीं निकलता है तो क्या होता है? कुकर फट जाता है। यही चीज ईरान में हुई है। उन्होंने अपनी आवाम को इतना दबा के रखा दशकों तक कि अब जब उनके ऊपर इतनी बड़ी आर्थिक चोट पहुंची उस 12 दिन के युद्ध की वजह से, वो प्रेशर कुकर की तरह फट गए। क्योंकि अब ईरान की आवाम के सामने एक ही चारा है, या ये कट्टरवादियों की बात मानते रहें और भूखे प्यासे मरते रहें, या अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पे आए। ये नौबत आ चुकी है कि आज ईरानी आवाम सड़कों पे है अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें खाना चाहिए, उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, उन्हें व्यवसाय चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए। आज का जो आधुनिक समय है, आज हर नागरिक दुनिया में किसी देश में हो, वो अपने आप को कंपेयर करता है, और ये कोई खराब बात नहीं है। ये एक मानवता का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, हमारे हमारे वेदों में, उपनिषद में लिखा है कि एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, 84 लाख जून होते हैं उसके। मेरा मानना है 84 लाख जूनों में से जो एक मनुष्य शरीर मिलता है, यही एक जून होता है जहां पे वो आत्मा दूसरों के साथ कंपेयर कर सकती है। जब एक इंसान कंपेयर करता है कि दूसरे देश में लोग खुश हैं, वो ये पहन रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं 2-2 बजे तक, इस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और मेरे देश में इतनी पाबंदियां हैं, तो क्या उसमें आक्रोश नहीं आएगा? जरूर आएगा। ये कंपैरिजन से आता है और ये बिल्कुल वाजिब है। और ये जब आक्रोश बढ़ता रहता है और उस नौबत पे आता है जहां खाने और पीने के लिए लाले हो जाएं, तो वही होता है जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब जो ईरान में हो रहा है। तो चौधरी साहब, यहाँ की इनकी मुख्य जो पहली मांग है यही है कि खamenei इस्तीफा दें, गद्दी छोड़ दें, और जो शासक है, जो निर्वासित है, अमेरिका में रह रहे हैं, रेजा पहलवी, उनको सौंपा जाए कमान, उनको वहाँ का जो है बनाया जाए सर्वे सर्वा। तो क्या उनके आने से, रेजा पहलवी के आने से लोग शांत हो जाएंगे, वहाँ शांति स्थापित हो जाएगी, आपको लगता है? और ऐसा संभव है क्या? मैं जी, देखिए, एक कहावत है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, बेवकूफ होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। 47 साल पहले यही ईरान की आवाम थी जिन्होंने अपने एक फॉरवर्ड लुकिंग रूलर शाह ऑफ ईरान को सत्ता से हटाया कट्टरवादियों की बातों में आके। आज 47 साल बाद यही ईरानी आवाम है जो इन कट्टरवादियों को हटाना चाहती है और शाह ऑफ ईरान के बेटे रेजा पहलवी को वापस सत्ता में लाना चाहती है। 47 साल ईरान ने अपने खो दिए। ये अक्लमंदी है या बेवकूफी है? ये दर्शक खुद इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आज की तारीख में तो बहुत दिक्कत है खामनी के लिए, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, जो कि मेरे को लग रहा है कि कुछ घंटों में हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल
रूस ने अपने सारे नागरिकों को इजराइल से वापस बुला लिया। जिस तरह से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के लड़ाकू विमान इजराइल पहुंच रहे हैं 2 दिन से, कुछ ना कुछ तो ईरान में होने वाला है। और इस बार जो लड़ाई होगी ईरान में, वो खामनी को सत्ता से हटाने के लिए होगी, क्योंकि इस बार पूरी अवाम खामनी के खिलाफ है। जो 12 दिन का युद्ध हुआ जून में, उसमें पूरी अवाम खामनी के साथ थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां 6-7 महीने में बदल चुकी हैं। खामनी का जाना तो तय है, ये सिर्फ वक्त की बात है। आज जाता है, 10 दिन बाद जाता है या 2 महीने बाद जाता है, जाना तो तय है, क्योंकि जितनी आर्थिक दिक्कत हो चुकी है ईरान में, इसका सत्ता में रहना बहुत मुश्किल है। जी, तो सोडी साहब, खामेनेई अगर चले जाते हैं तो अभी अब हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रात में 2 बजे और उनकी पत्नी को रात में 2 बजे ट्रंप के जो लोग, जो सेना है वहां के, ट्रंप ने उठवा लिया उनको घर से, शयन कक्ष से सो रहे थे। तो क्या ये खामेनेई के साथ में ऐसा कुछ ट्रंप कर सकते हैं क्या? देखिए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और इसका हमने एक झलकी देखी वेनेजुएला में। कई बड़े बड़े दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे थे वेनेजुएला में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रंप सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं, ट्रंप सिर्फ वहां पे युद्ध पोत रखे हुए हैं, सिर्फ डराने के लिए, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनके पास आर्थिक शक्ति है, उनके पास कूटनीतिक शक्ति है, उनके पास सैनिक शक्ति है, और वो तीनों चीजों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 430 बीसी में थुसाइडिस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था, जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, जो कमजोर होते हैं बस देखते रहते हैं। ये बात आज भी उतनी सही और सटीक है शताब्दियों बाद। जिस देश के पास पैसा है, जिस देश के पास ताकत है, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। चाहे रूस ने यूक्रेन में हमला किया है, चाहे वेनेजुएला में हुआ है, चाहे ईरान में कभी भी हो सकता है। शायद जब तक ये वीडियो अपलोड होगा शायद वहां कुछ हो भी जाए, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां हैं, हर मिनट वहां इंपॉर्टेंट है। चाहे अगले साल चीन ताइवान पे हमला करेगा, तो ईरान पे ये तो तय है कि अमेरिका वार करेगा इजराइल के साथ, क्योंकि उन्हें एक अच्छा मौका मिल चुका है। और कोई भी अगर एक स्ट्रैटेजिस्ट होगा, सामरिक तौर पे सोचता होगा, वो कभी भी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगा जब ईरान की पूरी अवाम खामने के अगेंस्ट है। तो ये तो तय है कि वहां कुछ ना कुछ होना है, और ये भी तय है कि खामने का सत्ता से जाना है। जितनी देर बैठे रहे वो उनकी किस्मत। सोडी साहब, इस समय हम देखते हैं कि कहा जाता है कि मित्र देश, दोस्त, तो ईरान के जो है मित्र देश हैं, बहुत बड़े महाशक्ति माना जाता है चीन, रूस, तुर्की। और ये सिर्फ बातें तो कर रहे हैं, वेनेजुएला के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी अमेरिका की। ईरान के बारे में भी बातें कर सकते हैं, क्या कर समझा जाए, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लेता, कोई ऐसा एकदम ओपनली अमेरिका को वो नहीं करता, डिफेंड नहीं करता सामने आकर के। क्या कहेंगे? महेश जी, पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा था G3, जिसमें मैंने लिखा था कि दुनिया की 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन, इन्होंने दुनिया को अनौपचारिक तौर पे 3 हिस्सों में बांट लिया। सबके पास अपना अपना एक हिस्सा है। जो बात मैंने 31 अगस्त को पिछले साल लिखी थी, वही बात पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की रिपोर्ट जब सार्वजनिक की, वही चीज लिखी थी जो मैंने 31 अगस्त को लिखी थी, जहां उन्होंने मेंशन किया कि अमेरिका के दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, तीनों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी वही चीज जो मैंने 31 अगस्त को लिखी थी कि इन तीनों महाशक्तियों ने दुनिया को 3 अपने हिस्सों में बांट लिया है। रूस का जो इंटरेस्ट है वो है यूरोप, चीन का जो इंटरेस्ट है वो है ताइवान और अरुणाचल प्रदेश, ईरान हो या उत्तर कोरिया हो, वो सिर्फ उनके लिए मतलब के मित्र हैं। उनकी कठिनाई में कभी ये आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अपने अपने इलाके तय हैं। तो ईरान को एक मोरे की तरह रूस ने भी इस्तेमाल किया, चीन ने भी इस्तेमाल किया। वेनेजुएला को मोरे की तरह चीन ने भी इस्तेमाल किया, रूस ने भी किया। लेकिन उनके कठिन परिस्थितियों में कोई भी ये महाशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी होगी, क्योंकि ये महाशक्तियां जानती हैं कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या उनका इलाका कौन सा है। वो अपने इलाके पे पूरा राज करेंगे या नियंत्रण करेंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं। तो ये जो बातें हैं
कि वो इसका मित्र था, ये संधि, वो संधि, कोई चीज काम नहीं करती। आज की तारीख में जिस देश के ऊपर युद्ध के बादल हैं या मुसीबतें मंडरा रही हैं, उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अगर कोई भी देश सोचेगा कि वो फलाना देश मेरी मदद के लिए आएगा, वो आएगा, कोई नहीं आएगा। हर देश दुनिया में इस वक्त अकेले खड़ा है। हर दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए उसे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। किसी पे भरोसा करना ये बेवकूफी होगी। जी, थोड़ी साहब, अगर ईरान में गृह युद्ध बढ़ता है और हालात स्थिति और बिगड़ती है तो भारत पे क्या असर हो सकता है? भारत को किस तरह से उससे सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, दुनिया में जो भी हो रहा है, चाहे यूक्रेन में, चाहे ईरान में, वेनेजुएला में, भारत को सिर्फ अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति पे तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 से लगातार भारत विरोधी होता रहा है, हमें बांग्लादेश के लिए भी सैनिक कार्रवाई की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले भारत के खिलाफ, लेकिन सैनिक तैयारी हमें करनी पड़ेगी, जो कि 5 अगस्त 2024 तक हम नहीं करते थे, क्योंकि तब तक हमें लगता था कि भूटान और बांग्लादेश हमारे अटूट मित्र हैं, इनके खिलाफ हमें कोई सैनिक तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। और आधा फ्रंट जो हमारे देश के अंदर सक्रिय है, जिसकी बात बार बार लोग करते हैं, यानी कि भारत के सामने 3.5 फ्रंट वॉर मंडरा रही है, जो 2030 के बाद कभी भी हो सकती है। पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में यह भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया, भारत पे टू फ्रंट वॉर प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, अनकोट। जैसे मैंने पहले कहा, जितनी टाइमलाइंस हैं और इसके बारे में मैं खुलासा कर सकता हूं अगर समय की पाबंदी ना हो, भारत के ऊपर 2030 के बाद कभी भी 3.5 फ्रंट वॉर होगी। चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, हमें तैयारी करनी होगी। तो हमें इस वक्त ना वेनेजुएला की ज्यादा चिंता करनी चाहिए, ना ईरान की, ना यूनाइटेड किंगडम की। हमें अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 साल का समय है। जी, सोडी साहब, ये जो कुछ भी भारत के खिलाफ हो रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो एक्सपर्ट्स या हमें कई बार विश्लेषण करते हैं कि ये सबके पीछे अमेरिका है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है? देखिए मई जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस बात में तो दम है कि जो नेपाल में हुआ, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसमें भारी शक्तियों का तो हाथ है। जैसे मैंने पहले कहा, भारी शक्तियां कब आती हैं? जब उस देश के अंदर आंतरिक तौर पे दिक्कतें हों, तभी भारी शक्तियां सक्रिय होती हैं। तो पहली बात तो इन देशों की अपनी गलती है कि उन्होंने अपने अंदरूनी मामलों को ठीक नहीं रखा और भारी शक्तियों ने वहां पे आके अपने पैर जमाने शुरू किए। हमें एक चीज और समझनी होगी कि आज जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां हैं, जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां हैं, ये हमारे लिए बड़े खतरे की घंटी है। पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने बयान दिया कि जब मई में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना के बारे में मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये कोई दोस्त तो नहीं कर सकता ये कार्रवाई। हमने देखा किस तरह से अमेरिका हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया। आए गए दिन ऐसे बयान आते हैं जो शर्मनाक होते हैं। जहां पे 21 दिसंबर 2011 से, जब राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया था, तब से लेके पिछले साल 20 जनवरी तक हमारी और अमेरिका की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने 20 जनवरी को दूसरी बार पिछले साल, तब से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जब अमेरिका से कोई भारत विरोधी बयान ना आ रहा हो। ये कोई सच्चा मित्र तो नहीं कर सकता है। मेरी और अगर आपकी दोस्ती है, तो मेरे और अगर आपके शिकवे, गिले शिकवे भी हैं, तो हम बंद कमरे में एक दूसरे से बात करेंगे। हम सार्वजनिक तौर पे एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे।
सच्चा मित्र जी कभी ऐसे नहीं करता है। तो ये जो हो रहा है, ये साफ दिखाता है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चीन के बारे में जानते ही हैं, अमेरिका हो, इसके मंसूबे भारत की तरफ ठीक नहीं है। ये भारत को दबाना चाहता है ताकि भारत से ज्यादा फायदा उठा सके। जी। अब भारत से पिछले जब 2014 के बाद ये आपका अपना आकलन होगा, और ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और दूसरे मामले में भी हम बहुत डिपेंडेबल हो चुके हैं। मतलब स्वतंत्र हो चुके हैं। हम किसी दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करते। सही ना, अपने जो हमारे जो यहाँ के हथियार हैं, जो युद्धपोत हैं, और हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, काफी कुछ अपने देश में बनने लगे हैं। तो इस वजह से क्या अमेरिका जो है, भारत को अमेरिका से जलन है, द्वेष है? देखिए, अमेरिका ने जो गलती की 1970 के दशक में चीन के साथ अच्छे रिश्ते बना के और चीन को अपना व्यापार देके, आज चीन ही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत के रूप में दूसरा चीन जैसी एक सिचुएशन खड़ी हो। तो पहली बात तो भारत की तरक्की में अमेरिका नाखुश है, क्योंकि वो चीन जैसा एक दोबारा सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहता है। जहां तक बात है हमारे डंके की, देखिए, हमसे एक भारी गलती क्या हुई कि हमारी मीडिया ने पिछले 8-10 साल में ऐसा डंका बजाया जैसे हम जी बिल्कुल विकसित हो गए थे। उनकी जी इन हरकतों की वजह से हम दुनिया की नजरों में आ गए। जैसे हमें घर में सब में सिखाया जाता है कि अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, दुनिया की नजरों में मत आओ। दुनिया को खुद बोलने दो कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, अपने मुंह से मत बोलो। हमने ये बहुत बड़ी गलती की, और इससे क्या हुआ, हम दुनिया की नजरों में आ गए और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की नजर में तो आ गए कि हम दिन रात यहाँ पे अपना डंका बजाते रहते थे, बल्कि हमें चाहिए था दुनिया हमारा डंका बजाती। आज आपका चैनल इतना प्रसिद्ध है क्योंकि दर्शक कहते हैं कि ये चैनल प्रसिद्ध है। लेकिन अगर दिन रात हम अपना ही गुणगान करते रहेंगे हाँ। तो छोटी लोगों को साहब, लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। टैरिफ बढ़ाते हैं और दूसरी तरह की बातें करते हैं, भारत से दुश्मनी निभाते हैं, के बारे में बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त। क्या वो अच्छे दोस्त हैं? क्या उनके जलन से, जिस तरह से वेनेजुएला में जाने का कोई ऐसे सपोर्टाज कर सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, भारत में वेनेजुएला जैसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। भारत में नेपाल, ईरान, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है कि भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, ये जो देश है, नेपाल हो, ईरान हो, वेनेजुएला हो, बांग्लादेश हो, इनमें जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन थे वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो रखे थे। एक आम नागरिक के लिए अपने दुख जाहिर करने के लिए ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, जब उसे कोई दिक्कत होती है वो इनके पास जाता है और उसे वहां न्याय मिलता है। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, वेनेजुएला में जितने ये सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, सब पे कब्जा था, वहां पे उनको निरपक्ष तौर पे काम करने की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जितने हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे अपना काम अपने तरीके से करते हैं। भारत में हर नागरिक जिसे कोई दिक्कत होती है, जब इनके पास जाता है उसे न्याय मिलता है। तो भारत में वेनेजुएला, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन कभी नहीं आ सकती। चौधरी साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जब भी बात करते हैं दुश्मनी जैसा काम भी करते हैं। टैरिफ 500% बढ़ाने की बात करते हैं, 100% पहले ही उन्होंने बढ़ा के रखा है। लेकिन वो हर बार ये बात करते हैं कि मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे दोस्त। क्या सचमुच में वो दोस्ती के नाम पे, दोस्ती के जो नकाब पहन के और भारत से दुश्मनी निभाते हैं? महेश जी, देखिए, कोई भी अगर सच्चा दोस्त होगा ना, वो अपने दोस्त की सार्वजनिक तौर पे कोई ऐसी बातचीत नहीं करेगा जिससे दूसरे दोस्त को ठेस पहुंचे।
लेकिन बार-बार सार्वजनिक तौर पे भारत के खिलाफ बयान देना ये तो किसी दोस्ती का कोई नियम नहीं हुआ। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक व्यापारी हैं। अपनी निजी जिंदगी में बहुत सफल व्यापारी रह चुके हैं। उन्होंने किताब भी लिखी द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, साम दाम दंड भेद बेइज्जती प्यार मोहब्बत सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बस अपना काम निकलवाना है। भारत को डोनाल्ड ट्रंप की बातों से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आर्थिक सैनिक शक्ति पे पूरा फोकस रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप 3 साल और हैं सत्ता में, उसके बाद तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका का संविधान कहता है एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है बस। हमें बस ये 3 साल निकालने हैं। हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी बातचीत में उलझना नहीं चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही है। हम डोनाल्ड ट्रंप की किसी बातों में नहीं उलझ रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ये युद्ध होगा 2030 के बाद, तो सिर्फ हमारी तरक्की ही हमारे साथ खड़ी होगी। जी, सोडी साहब, एक अंतिम सवाल हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अगर गृह युद्ध बढ़ता है या खामेनेई को प्रॉब्लम होती है, वहां पे शासक जो है रेजा दहलवी आते हैं या कोई भी नया वहां पर शासक आता है, या जो भी वहां पे अभी तो धार्मिक स्थिति है, तो जो भी आता है वहां पर प्रजातंत्र राजतंत्र जो होता है, तो भारत पे चाबहार जो बंदरगाह है, पोर्ट है, जो भारत और ईरान ने मिलकर डेवलप किया है और उसकी वजह से भारत को बहुत लाभ मिलता है, तो क्या ये सब बहुत भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है? बल्कि भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो भी वहां दूसरी सत्ता आएगी वो चाहेगी कि अपने नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा आर्थिक तरक्की करे। जी। और सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहली जो बड़ी चीज होगी, ईरान और भारत के बीच में तेल का व्यापार शुरू हो जाएगा, जो 2019 से बंद है। ईरान को भारत की एक विशाल मार्केट मिलेगी। ईरान चाहेगा कि भारत के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पे और काम किया जाए, ताकि उसके नागरिकों को आर्थिक फायदा हो, नौकरियां और बढ़े वहां। तो मेरी राय में तो जब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, नई सत्ता भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहेगी, क्योंकि वो अपनी प्रजा को तरक्की देना चाहेगी। भारत जैसी विशाल मार्केट के साथ काम करके ईरान को बहुत फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैप्टन साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए। आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी और ये बताया कि भारत को किस तरह से नफा नुकसान हो सकता है ईरान में अगर कुछ तख्ता पलट या कुछ भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम आगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। नमस्कार।